और इस बात की चिंता भी होती है कि हमारा समाज आखिर जा किस दिशा में रहा है। उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इस पे कोई काम नहीं हो रहा। सरकारों को तो फुर्सत नहीं है। वीडियो वायरल है और एक महिला है, एक व्यक्ति को पीटती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, वीडियो आई मेरे सामने, आई होगी आपके सामने, और उसमें वो साथ में कह भी रही है कि मैं बिहारी हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं हरियाणवी हूँ, मैं देख लूंगी, मैं ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। मोदी जी ने भी पिछली बार बंगाल के चुनाव से पहले जैसे दाढ़ी बढ़ा ली थी, तो वो सेम कल्चर कॉपी करते हुए उन्होंने भी पगड़ी को अडॉप्ट किया है। कितने दिन तक रखेंगे देखेंगे। किसी उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को ही कहूँगा मैं, केवल हरियाणा को नहीं, केवल एक कम्युनिटी को नहीं, कि पाकिस्तान से जब तक आपके पुरखे यहाँ नहीं आए थे, यहाँ के लोगों को बोलना, चलना, खाना पीना आता ही नहीं था। जब आदमी के पास क्वालिटी नहीं होती तो वो जाट होता है, जब आदमी के पास क्वालिटी नहीं होती तो वो ब्राह्मण होता है, जब आदमी के पास क्वालिटी नहीं होती तो वो हिंदू होता है, जब आदमी के पास कोई क्वालिटी नहीं होती तो वो हरियाणवी होता है। लेकिन जब किसी आदमी के पास क्वालिटी होती है, वो पढ़ा लिखा होता है, तो वो प्रोफेसर होता है, वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी स्टेट का हो, वो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर होता है, वो बिजनेसमैन होता है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में मेरे खास मेहमान है सुमित सरपंच, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है और बहुत सारे मुद्दों पे अपनी बेबाकी से बात रखते हैं। अपने सोशल मीडिया पे आप देखोगे सुमित मकड़ोली के नाम से इनका पेज भी है, उस पे काफ़ी गंभीर मुद्दों पे बातचीत करते हैं। तो आज स्टूडियो में हम बात करेंगे सामाजिक मुद्दे पे, सद्भाव पे बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में हिसार की राजगुरु मार्केट का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें एक महिला एक व्यक्ति को चप्पल से पीट रही है और साथ में कह रही है कि मैं बिहारी हूँ और तू हरियाणवी क्या बन के दिखाता है। ऐसी ही घटनाएं पहले भी होती रही हैं। कभी उत्तराखंड में ऋषिकेश में HR नंबर की गाड़ियों को देखकर पीटा जाता है, कहीं और किसी स्टेट में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो सरपंच साहब से आज हम सामाजिक सद्भाव और इस तरह की जो बात क्षेत्रवाद की, जाति की, धर्म की बात क्यों की जाती है। सरपंच साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और आपके द हरियाणा टॉक्स के जितने भी दर्शक साथी हैं उन तक भी मेरी राम राम नमस्कार पहुंचे। और खास धन्यवाद इस बात के लिए कि जो टॉपिक आपने समाज में, सोसाइटी में सद्भाव का जो चुना है, वास्तव में बहुत प्रासंगिक विषय है। इसके ऊपर बात होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और इसकी कमी है, सद्भावना की सबसे बड़ी कमी हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में और हमारे हरियाणा में है जी। तो हम शुरुआत करते हैं। हालांकि ये एक छोटी सी घटना है, वीडियो वायरल है और एक महिला है, एक व्यक्ति को पीटती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, वीडियो आई मेरे सामने, आई होगी आपके सामने, और उसमें वो साथ में कह भी रही है कि मैं बिहारी हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं हरियाणवी हूँ, मैं देख लूंगी, मैं ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। नहीं कहा तो वो भी काफी बवाल मचा। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे उस पे भी कि दो हिस्सों में सोशल मीडिया पे बटे हुए हैं लोग। कोई उनको पंजाबी समाज के साथ खड़ा है, तो कोई उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जिसने रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कहा है। उत्तराखंड की जो घटना हुई थी उस पे हम आप लोग पहले भी स्टूडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या मामला है कि मैं बिहारी हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं क्या मामला है? इसको अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, या मैं अपनी भाषा में कहूँ, तो हमारा देश, हमारी सोसाइटी वो अंदर से टूट चुकी है जी। हर आदमी सुपीरियरिटी जोन में है। सब ने अपने बहाने पकड़ रखे हैं, कोई जाति के आधार पर, कोई क्षेत्र के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर। किसी को लगता है कि मैं इस जाति में जन्म लेकर के मैं महान हूं या मैं औरों से बेहतर हूं। कास्ट प्राइड हर आदमी के सर पे सवार है। फिर इस क्षेत्रवाद की बात आ जाती है, जो आपने जिक्र किया हिसार की वीडियो का। यूट्यूबर साथी, कोई पत्रकार जो थे जिन्होंने जो बात कही, उसके बाद पंजाबी समाज के बहुत सारे युवा, अलग अलग लोगों की राय सामने निकल करके आई। ऐसी बचकानी बातें उन्होंने करी कि उनकी बातें सुन करके तरस भी आता है और इस बात की चिंता भी होती है कि हमारा समाज आखिर जा किस दिशा में रहा है।
उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इस पे कोई काम नहीं हो रहा। सरकारों को तो फुर्सत नहीं है। हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिछले 6 महीने से पंजाब में जाके चुनाव फाइट कर रहे हैं, अगले 1 साल वो वही रहने वाले हैं। हर जो मूल मुद्दों पे जिस हमारी सोसाइटी पगड़ी भी उन्होंने अपने भाई सिख समाज की पगड़ी की उन्होंने भाई उनको ले लिया, कितने दिन तक सर पे रखेंगे मोदी जी की तरह। मोदी जी ने भी पिछली बार बंगाल के चुनाव से पहले जैसे दाढ़ी बढ़ा ली थी, तो वो सेम कल्चर कॉपी करते हुए उन्होंने भी पगड़ी को एडॉप्ट किया है। कितने दिन तक रखेंगे देखेंगे। किसी व्यक्ति से मेरी बात हो रखी थी, वो ये कहते हैं कि पगड़ी जो है ना सरदार, जो सिख की पगड़ी होती है, उसका भी एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है कि जिस टाइम पे उन्होंने पगड़ी बांधी है उसको इतने टाइम तक ही सिर पे रखना होता है, और जो एक टाइम फिक्स होता है उस पे ही उस पगड़ी को उतारना होता है। जब आदमी के पास क्वालिटी नहीं होती तो वो जाट होता है, जब आदमी के पास क्वालिटी नहीं होती तो वो ब्राह्मण होता है, जब आदमी के पास क्वालिटी नहीं होती तो वो हिंदू होता है, जब आदमी के पास कोई क्वालिटी नहीं होती तो वो हरियाणवी होता है। लेकिन जब किसी आदमी के पास क्वालिटी होती है, वो पढ़ा लिखा होता है, तो वो प्रोफेसर होता है, वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी स्टेट का हो, वो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर होता है, वो बिजनेसमैन होता है। और इस तरह के ड्रामे भारतीय राजनीति उसके वगैरह दूरी है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारी सोसाइटी की क्या है कि लोग इन चीजों से प्रभावित भी होते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं, और यही तो कारण है कि वो ऐसा कर रहे हैं। अगर लोग प्रभावित ना हो तो ये करें ही ना। तो जिस टॉपिक की आप बात कर रहे थे, सद्भाव की, आप उस पे आते हैं आप घूम के वापस। जिस महिला ने, बिहार की कोई महिला यहाँ के काम कर रही, उसके पति के साथ कोई झगड़ा था और वो उस आदमी के चप्पलों से मारती है। चलो मार पिटाई झगड़ा खोट किसका था किसका नहीं था वो एक अलग मसला है, लेकिन वो उसको मारते हुए ये कहती कि मैं बिहारी हूं। भाई बिहारी होना कोई क्वालिटी है क्या? ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हर आदमी ने अपने भीतर पाल रखा है और वो फायदा उठा रही है अपने महिला होने का। नहीं तो बिहारी होना कोई क्वालिटी नहीं है, हरियाणवी होना कोई क्वालिटी नहीं है। देखो, ये तो आदमी कहीं ना कहीं तो जन्म लेगा ही। उस व्यक्ति ने मिसबिहेव किया है या कोई उनकी गलती थी तो ठीक है, उन्होंने, पब्लिक वहां देख रही है और उस महिला ने पीट दिया। लेकिन बिहारी हूँ, हरियाणवी अपने आप को मत सोचना, अपने आप को हरियाणवी मत मानना। ये जो डायलॉग मैं सुन रहा था वीडियो में, इसके पीछे जो बात आपने बताई कि अपने आप को सुप्रीम दिखाना होता है, यही है या और कोई कारण? बिल्कुल ऐसा ही। एक सबसे बड़ी बात यह है कि गलत परंपरा परिपाटी हमारे समाज में क्या पड़ गई कि किसी ने आपके साथ गलत किया, आप खुद जज बन गए, आप खुद रिवर्ट उसको भाई एक्शन मोड में आ गए। हमारे यहाँ थाने कोर्ट कचहरी किस लिए हैं? कोई कुछ गलत करता है तो आप इंस्टेंट वहीं जाकर के खुद ही जज बन जाते हो, खुद ही सजा सुनाने लग जाते हो, और मुंह से, अपनी जुबान से आप चुप भी नहीं रहते। आपके जो गुबार निकलता है ना, जो आपके अंदर की जो थॉट है, वो जो रिफ्लेक्ट होती है ना आपके इस बोल से, तब पता चलता है कि हम अंदर से कितने सड़े हुए हैं। पंजाबी समाज के युवकों ने कह दिया कि जब तक भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो यहाँ के लोगों को रहना, खाना पीना बोलना आता ही नहीं था, और हमारे बुजुर्गों ने ही आकर के यहाँ पे रहना बोलना चलना सिखाया। और एक दूसरे सज्जन ने तो यहाँ तक कह दिया कि काम धंधा व्यापार कमा के खाना हमने सिखाया। ये भी तो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उस समाज। और वो देखो, उनको उनके दिमाग में किसी ने तो डाला ही होगा, उन्हीं की कास्ट के उनके जो बड़े बुजुर्ग जो रहे हैं वो तो इस चीज को उनके दिमाग में प्लांट करके गए हैं और वो इसको ढो रहे हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी 5-6 पीढ़ियां तो उनकी होली आजादी के बाद माइग्रेशन में आए थे हैं, अगली 5, 10, 15, 20 कितनी पीढ़ियों तक वो इसको ढोएंगे, इस सुपीरियरिटी को, इस भाव को, इस कास्ट प्राइड को, इस आत्ममुग्धता को। लेकिन क्या सरपंच साहब, जिस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई आप पाकिस्तानी हो, रिफ्यूजी हो, क्या सही था ये? पहली बात तो अगर कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल भी, अगर किसी के किसी कमेंट पास करने से आहत होता है, दुखी होता है,
या उसको पीड़ा पहुंचती है, हमें ऐसा कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल भी इस बात का डिफेंस नहीं करता कि आप किसी को ऐसी कोई बात कहें, लेकिन इसमें दूसरा पक्ष क्या आता है, उसने कोई प्लेटफॉर्म ऐसा तो नहीं था कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा कहा हो। उसने उस यूट्यूबर पत्रकार को पर्सनली फोन करके कहा था। हाँ, वो उन दोनों के दो बीच का लोगों की मसला आपस था। की बात है वो उनके आपस की तू तड़ाक थी। आप कोर्ट में जाओ, आप थाने में जाओ, आप चौकी में जाओ, वहां जाके आप पर्चा दो, अपनी FIR कटवाओ कि फला व्यक्ति ने इस नंबर से, सारा रिकॉर्ड है। वो तो दिया भी है, हाँ, कार्रवाई भी हुई है। लेकिन आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करके और उनको भड़काते हो कि भाई मेरे साथ उसने ये ऐसा किया, उसने तुम्हारे को ये बोला, फला को ये बोला, और आप कम्युनिटी को पूरी को भड़काते हो। प्लस वो खुद ये डिक्लेयर कर रहा है कि भाई मैंने कृष्ण मिड्ढा जो विधायक हैं जिनसे, उनसे फोन करवाया, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई। मतलब आपके विधायक आपकी कास्ट के हैं, तो आप एक विधायक का जो काम करने का तरीका उसको इतना संकुचित कर दोगे कि वो अपने कास्ट के लोगों की बात सुनेगा। जिस लड़के ने उसको पाकिस्तानी, जिस लड़के ने उसको रिफ्यूजी बोला, उसके खिलाफ धारा लगा दी गई सांप्रदायिक दंगे भड़काने की। अब यहाँ सवाल उठता है कि किसी को इंडिविजुअली फोन करके अगर कोई आदमी कुछ कह रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो उससे सांप्रदायिक दंगे कैसे भड़केंगे? तो जो ये चीजें हैं ऐसी जो गलत हुई, और ठीक है कि चलो आपने उसके खिलाफ एक्शन लिया, वो जेल में भी गया। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को ही कहूंगा मैं, केवल हरियाणा को नहीं, केवल एक कम्युनिटी को नहीं, कि पाकिस्तान से जब तक आपके पुरखे यहाँ नहीं आए थे, यहाँ के लोगों को बोलना, चलना, खाना पीना आता ही नहीं था। सेकंड, यहाँ के लोगों को कमा कर नहीं खाना आता था, काम धंधे बिजनेस आपने करने सिखाए। तो ये चीजें, ये बचकानी बातें बहुत करी गई। कोई और बुजुर्ग थे पंजाबी समाज के, उन्होंने कहा कि ये अपनी जमीन ने बेच के ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, फुकरापंथी करते हैं, ये वो जमीनों को टारगेट किया। तो ये इससे जाहिर होता है कि हमारे समाज में लोग कुंठाएं पाल के बैठे हैं, और कुंठाएं उनके अंदर अंदर एक गुबार बन गया है। वो गुबार फूटता कब है, उसको बहाना कब मिलता है, उसको एक टाइम चाहिए, लेकिन जब उसको टाइम मिलता है वो फूटता जरूर है। मतलब सही टाइम की ताक में होते हैं कि कब अपना गुबार निकालना। हाँ, अपना गुबार। अब जिस बिहारी औरत का जिक्र है, वो भी उसका गुबार निकल के आया हरियाणवियों के खिलाफ। आप माइग्रेशन ही होएगा ना ये, जब आप काम करने के लिए बिहार को छोड़ के हरियाणा में आए हो, कोई बुराई नहीं है, मेरे को इससे कोई आपत्ति नहीं है। और ये माइग्रेशन अब से नहीं, हजारों साल से होते आए हैं और होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। बिहार का लेबर काम करने के लिए यहाँ आई है, हरियाणा का युवा काम करने के लिए कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी के बाहर खड़ा है वीजा की इंतजार में। अगर वीजा नहीं मिलता तो वो डोंकी मार के बाहर जाता है, अपनी पुश्तैनी जमीनें बेच बेच के बाहर जाता है। माइग्रेशन में कोई इश्यू नहीं है। इश्यू है कि आप जो सुपीरियरिटी जोन में रहते हो, आप जो आत्ममुग्धता में रहते हो, आप अपने आप को कि मैं ब्राह्मण समाज में जन्म मैंने ले रखा है तो मैं औरों से सुपीरियर हूं, ये जो भाव आपने अपने अंदर झूठा भ्रम पाल लिया, ये बहुत घातक है सोसाइटी के लिए, और ये इस देश को अंदरूनी तौर पे कमजोर करता है। अगर किसी जाट को ये लगता है कि मैं जाट के घर में जन्म लेके महान हो गया हूं, तो ये सोसाइटी के लिए ये सोच घातक है। सबसे बड़ी बात ये आती है ओपी भाई, कल्पना करके देखो कि आपने कोई गाड़ी खरीद ली, आपने तो गाड़ी खरीदी है ना जी, गाड़ी का सिलेक्शन किया है, गाड़ी बनाई नहीं आपने। गाड़ी में जितना भी मैकेनिज्म है, उसके टायर कैसे बनते हैं, उसमें ईंधन कैसे डलता है, वो तो इंजीनियर का काम है। वो तो इंजीनियर का काम है। उसमें लाइट भी, उसमें म्यूजिक सिस्टम भी है। अब उसको स्टीयरिंग की तकनीक भी चेंज होती रहती हैं। अब एडास वगैरह भी कुछ और फास्ट, बहुत सारी चीजें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट होते रहते उसमें तो आपकी कोई भूमिका नहीं ना। आपका काम तो सिर्फ उसको सिलेक्शन ये करना था ना कि मैं कौन सी गाड़ी खरीद के लेके आया हूं। लोग इस बात का भी प्राउड फील करते हैं कि मैं फलानी गाड़ी खरीद के लेके आया हूं, जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं, केवल सिलेक्शन ना, प्राउड फील करते हैं। कोई पाबंदियां तो नहीं है
कि आप भाई करेटा लेंगे, आप बलेनो लेंगे, आप स्विफ्ट लेंगे, आप फॉर्च्यूनर लेंगे, आप एंडेवर लेंगे या आप डिफेंडर लेंगे। कोई ये तो नहीं कि डिफेंडर के लिए सिफारिश लगानी पड़ेगी, पैसा हो तो खरीद लाओ। लेकिन आदमी गाड़ी के सिलेक्शन में भी प्राउड फील करता है, देखो मैंने ये गाड़ी छाटी और देखो मैं ये गाड़ी लेके आया हूं। यहां भी हम ये मान लें कि चलो भाई इसकी बुद्धि का इसने इस्तेमाल किया कि कौन सी गाड़ी फिट रहेगी, लेकिन आप किस जाति में जन्म लिया, आपने ये सिलेक्शन आपने किया क्या? ये तो भगवान का देन है। जो आपने बिहार में जन्म समाज में लिया, जन्म लिया, आप बिहार में जन्म जिस लोगे, रीजन में लिया वो तो गाड़ी में कम से कम आपने सिलेक्शन तो किया था। चलो भाई ठीक है, लेकिन किस कास्ट में जन्म लूंगा, किस परिवार में जन्म लूंगा, किस गांव में जन्म लूंगा, किस स्टेट में जन्म लूंगा, किस देश में जन्म लूंगा, ये सिलेक्शन आदमी ने किया क्या? ना। उसने सिलेक्शन किया ही नहीं। तो जो सिलेक्शन आपने किया ही नहीं, उस बात का आप किस बात का प्राउड फील कर रहे हो? और अगर आप ब्राह्मण हो, आप जाट हो, आप बिहारी हो, आप उत्तराखंडी हो, आप पहाड़ी हो, आप मैदानी हो, आप तो कश्मीरी आप अपने हो। आप को प्रूव भी करके दिखा दो कि भाई मैं इसलिए बेहतर हूं क्योंकि मैं पहाड़ी हूं, मैं इसलिए बेहतर हूं कि मैं हरियाणवी हूं। और अगर आप बेहतर हो तो इसका आपको विटो पावर नहीं मिल जाती कि आप दूसरे को नीचा दिखाओगे या आप किसी के ऊपर कमेंट पास करोगे या आप किसी की बॉडी शेमिंग करोगे। आप पहलवान हो, आप हट्टे कट्टे हो, आपकी हाइट खूब अच्छी लंबी है, तो आपको ये विटो पावर थोड़ी मिलेगी कि आप दूसरे को ये कहेंगे देखो दुबला पतला कमजोर है। तो ये बेसिक एटिकेट्स की बातें हैं, सिविक सेंस की बातें हैं, आपको व्यवहार कुशलता की बातें हैं कि आपको किसके साथ कैसे पेश आना है। और हमारे समाज में, हमारे देश में भयंकर कमी है, पढ़ाई जाती नहीं है ये चीजें, और सीखे कहाँ से, सिखाने वाले लोग हैं नहीं। और उसी का नतीजा है कि आपने कहा कि आज वीडियो ये वायरल हुई है एक बिहारी औरत की, 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी वो रिफ्यूजी यूट्यूबर पाकिस्तान वाली, जिसको रिफ्यूजी, उससे 2 दिन पहले हुआ था कि पहाड़ी जो है हरियाणा HR नंबर की गाड़ियों को देख देख के इस ढंग से मिसबिहेव उनके साथ कर रहे। आप हर दूसरे दिन का मसला है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई इश्यू आप समाज में। लेकिन सरपंच साहब ये तो हो गया अलग अलग स्टेट की बात होगी, बिहारी हो गया, उत्तराखंडी हो गया, हरियाणवी हो गया, लेकिन आप हरियाणा में ही देखोगे, मैं जब आप रोड पे निकल जाते हो, आप गाड़ियां देख लो, 10 गाड़ियां अगर आपके सामने से जाएंगे तो उस पे किसी पे लिखा पाएगा कि मैं राजपूत हूँ, राजपूत, किसी ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, किसी ने लिखा कि मैं गाड़ी के भीतर जाट है, किसी ने कुछ और लिखा, हिंदू लिख दिया। तो यो के सौदा है, ये सौदा मैं वही बता रहा था ना, उनके दिमाग में ये सेट कर दिया गया कि ये हो जाने से तुम औरों से बेहतर हो और तुम ये एक्सपोजर साथ लेकर के चलो और इसका तुम क्रेडिट खाओ। ये उनके दिमाग में भ्रम डाल दिया गया है। और वो चीजें, जब आदमी के पास क्वालिटी नहीं होती तो वो जाट होता है, जब आदमी के पास क्वालिटी नहीं होती तो वो ब्राह्मण होता है, जब आदमी के पास क्वालिटी नहीं होती तो वो हिंदू होता है, जब आदमी के पास कोई क्वालिटी नहीं होती तो वो हरियाणवी होता है। लेकिन जब किसी आदमी के पास क्वालिटी होती है, वो पढ़ा लिखा होता है, तो वो प्रोफेसर होता है, वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी स्टेट का हो, वो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर होता है, वो बिजनेसमैन होता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो अपना परिचय कहाँ से करवाएगा? वो अपना परिचय अपनी स्किल से करवाएगा, अपनी योग्यता से करवाएगा। इसके उलट जब आदमी के पास कुछ भी नहीं होता तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए या अपने आप के ऊपर प्राउड फील करने के लिए बहाने ढूंढता है, और उसको बहाने पकड़ाए जाते हैं, बहानों के रूप में झुंझुना पकड़ाया जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार हमारी सोसाइटी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना वर्स्ट है, शायद वर्ल्ड के किसी भी देश में ऐसा हो। हमारे अध्यापक भी मैंने ऐसे देखे हैं कि जो बच्चों को जाति आधार पर ट्रीट करते हैं, भेदभाव करते हैं, एक ही क्लास में पक्षपात करते हैं, जहां स्कूल के डायरेक्टर तक गोत्र के आधार पे भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पे भेदभाव करते हैं, धर्म के आधार पे भेदभाव करते हैं। ये तो स्कूल की बात है सरपंच साहब। जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे किसी भी रिसर्च करवाने के लिए, PhD करवाने के लिए, उसका जो सुपरवाइजर है वो जाति देख के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाता है कि मैं सुपरवाइजर इसके लिए बनने का तैयार हूँ कि मेरी कास्ट का है।
तो आप ये देखिए कि फिर उम्मीद हम किससे करें। मैं अभी 12 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार है। जाट नॉन जाट का जो नारा इस सरकार ने दिया, हरियाणा की धरती पे इससे पहले नहीं था जी। खासकर 35 बिरादरी का तो मैं ये कहूँगा कि वोकैबुलरी में अगर कोई शब्द नया जोड़ना हो ना, 35 बिरादरी कोई चीज़ है तो वो 35 बिरादरी को क्रेडिट भाजपा को जाएगा। सुनने में ये आता है कि जो वहाँ अपना चंडीगढ़ में सेक्रेटेरिएट है, वहाँ जे फैक्टर काम करता है। जी। जे फैक्टर मतलब जाट है तो काम होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर किसी का काम नहीं होया और वहां पूछते हुए काम क्यों नहीं होया, तो वो जे कहते हैं कि जे फैक्टर। ये कोड, ये नया शब्द इजाद किया है। हाँ, कोड। हाँ, अगर वहाँ आपके जानकार होंगे, उनसे अगर आप कभी कम्युनिकेट करोगे, इस बारे में बात करोगे, तो वो आपको बता देंगे कि जे फैक्टर क्या चीज है। जस्ट इतना पूछना आप, बाकी वो अपने आप बता देंगे कि जे फैक्टर क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले अखबार में मैं आपको फोटो भेजूंगा, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट थी जी। उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री के आगे जाति लिख रखी थी नॉन जाट। नॉन जाट बताओ आप, इस धरती के ऊपर कौन सी जाति है? बाकी सब की जाति थी, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हरियाणा में नायब सैनिक के सामने कॉलम में लिखा था जाति नॉन जाट। नॉन जाट भी एक जाति है आज के दिन हरियाणा में। तो ये चीजें वोट पोलराइजेशन का सारा खेल है, उसी के ऊपर ही सारा का सारा गेम खेलने लग रहे हैं। लेकिन उसके कितने घातक मतलब कि दुष्प्रभाव हमारी सोसाइटी को ढोने पड़ रहे हैं, इसका अनुमान वे नहीं लगाते कि जो आग उन्होंने लगा दी है वो आग गहरे तक घुसपैठ करके बैठी है। बस वो आग टाइम आने पर भड़कती है। अब जैसे रिफ्यूजी और पाकिस्तानी वाले मसले के ऊपर ये सारी की सारी चीजें हुई, उस पर एक लंबी बहस छिड़ गई, बैठकें हो रही है, पंचायतें हो रही है कि उन्होंने ऐसा किया, हमने तो उनको ये सिखाया, वो कहते हैं कि हमने इनको ऐसे किया, हमने उनको शरण दी, यहाँ पे हमने सहयोग किया, उनकी मदद की। कोई कहता है कि हमने मदद नहीं की, हमने तो बल्कि उल्टा इन लोगों को सिखाया है। देखो, शोषण, सहयोग, मदद करना, भूखे को अनाज या भोजन खिलाना या और भी दुनिया जान के परोपकार हैं, वो सदियों पहले से होते रहे हैं, होते आए हैं, आगे भी होते रहेंगे। कोई ना कोई किसी न किसी का सहयोग आज भी करने लग रहा है, और वो सहयोग इस भावना से नहीं कर रहा कि रिवर्ट में उसको क्रेडिट चाहिए या वो कल को उसको भुनाएगा। अगर वो शरणार्थी के रूप में माइग्रेशन के बाद यहाँ पे आए, यहाँ रहने वाले अगर किसी ने किसी पंजाबी भाई की परिवार की मदद करी, तो उस बात का कोई जिक्र मायने नहीं रखता आज के दिन में। और मदद करवाने वाले और मदद करने वाले इस दुनिया से जा चुके हैं ना। हम आज जो पीढ़ी है मौके पे, वो हम उनको ये नहीं कह सकते कि हमारे बड़ों ने तुम्हारी बड़ों की मदद की थी। उनके क्रेडिट को खाने वाले हम कौन हैं? मैं आज क्या कर रहा हूं, मैं आज उनके साथ कैसा बिहेव करने लग रहा हूं, और वो आज हमारे साथ कैसा बिहेव करने लग रहे हैं। फिर वो अगर ये कहें कि उनके साथ उनका शोषण हुआ, तो शोषण तो आज भी जारी है। पंजाबी समाज में ही पंजाबी लोगों का शोषण करने वाले पंजाबी हैं, जाटों के अंदर भी जाटों का शोषण करने वाले जाट हैं, ब्राह्मणों के अंदर भी ब्राह्मणों का शोषण करने वाले ब्राह्मण हैं। और माइग्रेशन कोई बुराई नहीं है, माइग्रेशन होते रहे हैं, होते रहेंगे, बहाने कुछ भी जुड़ते चले जाएं। आप गांव के सरपंच भी रहे हैं, पहले जैसे हम देखते रहे हैं जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे, कि गांव में जो सामाजिक सद्भाव और सहयोग की भावना होती थी ना, वो होती थी कर्म के आधार पे। जैसे खेती किसानी करने वाला किसान हो गया, एक वर्ग ऐसा हो गया, वो अपने काम धंधे जैसे जो कृषि यंत्र बनवाते हैं या जो भी काम होता था, लोहार से बनवाते थे। वो पानी के मटके लेने के लिए कुम्हार के पास जाते थे। वो बाल कटवाने के लिए सैन समाज के पास जाता था, नाई के पास। वो और कोई काम के लिए अलग अलग जातियों के जो लोग हैं वो कर्म के आधार पे बटे हुआ था पूरा गांव, और वो आपस में उनका इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती थी
कि जब किसान घर का का वो सब- पैर उठता था तो सब लोगों को अनाज दे दिया जाता था कि भाई आपने मेरा यो काम किया तो ये इसके बदले अनाज। क्या आज वो गांव में वो कभी देखने को मिलेगा जो पहले वाला जो समाज था? पहले पूरा का पूरा गांव, और गांव भी अकेला नहीं कहूंगा मैं, गांव के साथ गांव के गुहांड, अड़ोस पड़ोस के गांव, वो एक यूनिट होते थे। वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर भी एक यूनिट के तौर पे काम करता था। आज एक घर भी एक यूनिट नहीं रहा। एक घर के अंदर 4 मेंबर हैं, मतलब दादा दादी नहीं है, मैं उस परिवार का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ मतलब केवल छोटे से छोटे जहाँ परिवार केवल भी मान मियाँ- ले तो 4 परिवार जहाँ केवल मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, वो भी आज यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहे। वहां भी डिसीजन लेने में फ्रैक्शन पैदा होते हैं, वैचारिक भिन्नता है। वैचारिक। एक औरतों के दिमाग में जो चीजें एक अलग तरह की लिबरल सोच उनके दिमाग में प्लांट कर दी गई, पुरुषवाद, नारीवाद, पितृसत्ता, इस तरह के शब्द आपने सुने फिर होंगे। जैन जी आगे हैं? युवा हाँ, पीढ़ी, अब युवा नई पीढ़ी, ये सोच। जैन और माय लाइफ माय रूल है, बच्चों की प्राइवेसी, मतलब इस तरह की अलग 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 थॉट और सबके दिमाग में प्लांट कर दी गई, सबको भड़का के रख दिया। और जो मैं इसका जिक्र कर रहा था, गांव एक यूनिट है। गांव एक यूनिट है। आपने बहुत अच्छी बात कही। जो कुम्हार था, कुम्हार का लगाव गांव के हर घर से होया करता, और जब वो गांव में घूम के आया करता तो हमारी बुढ़ी, चाची, ताई, औरतें ये कह दिया करती मटका पुछाइए, तो मटका पुछा भी अपने आप दिया करते, घर पे पहुंचा देते। घर पे पुछा दिया करते। गांव में नाई होया करता एक, वो नाई परिवार का मेंबर होया करता। परिवार का मेंबर क्यों कह रहा हूं मैं, वो अगर एक परिवार में छोरा छोरी बहन जोगे हो रहे तो वो उनके रिश्ते अपने आप कराया करता, ना ये लेके जाता था, कर भी आया करता, पक्के कराया करता। पक्के कराया करता है। भाई मन तो उड़ फलानी जगह यो हिसाब किताब से फलाने काम में, और वह जोड़ी सी मिल रहा मैंने तो डर। इतना विश्वास उसको होता था उस उसको आदमी इतनी भी टॉप पावर थी। तो उस चीज को तो उससे तो तुलना आज के दिन हो ही नहीं सकती। वो जो हमारा सामाजिक ढांचा जो था वो अब तो चलो डिस्ट्रॉय हो चुका है एक तरह से, और भौतिकवाद के चक्कर में कहो या इस दौड़ में, भौतिक दौड़ में हम इतना आगे चले गए कि बहुत आवश्यक चीजों को हमने पीछे छोड़ दिया। और समाज का जो ताना बाना गांव देहात का आपस में था, जातियां उसमें कर्म के आधार पे ही मैटर करा करती, उसमें किसी को डिग्रेड करके नहीं देखा जाया करता। अब कुंठाएं निकल निकल करके आ रही है, गुस्सा एक दूसरे को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के एक गुस्सा। मैं दुनिया जाने मेरे जो साथी हैं, मैं जाट साथियों को कहूंगा जो अक्सर ये कहते हैं कि ब्राह्मण तो सत्ता में साझीदार रहते हैं, ब्राह्मण तो सत्ता के साथ हो जाते हैं। मैं उनको ये बताऊंगा कि मैं त्रिवेदी, त्रिपाठी, कितने ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखता हूँ, कितना शानदार विश्लेषण आज के दौर में वो सरकार की मतलब मुखालफत करते हुए उनके मैं देखता हूँ, मेरे को बड़ा मैं उनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। तो कैसे ये तय किया जा सकता है कि भाई कोई एक जाति अच्छे लोगों से ही भरी पड़ी है, चापलूस लोगों से ही भरी पड़ी है, या कैसे कोई एक जाति खुददार लोगों से ही भरी पड़ी है, या दबंग बहादुर लोगों से ही भरी पड़ी है। वो कहते हैं ना, हरियाणा में तो एक नई कहावत भी है कि भाई जाट जो है ना ज्यादा दूर सत्ता से दूर नहीं रह सकता है। मैं तो रोहतक में बता दूंगा, आपने जो बड़ी बड़ी बात करा करते सारे के सारे सरेंडर कर रखा है। तो आप किस आधार पे, जातीय आधार पे अगर आते हो तो आपके जाटों वाले गुण यहां कहां चले गए जिन्होंने सरेंडर कर दिए। तो मैं जातीय आधार पे जो अपना एक प्राइड लेकर के चलते हैं, उन साथियों को मैं कहूंगा कि अगर आप जाट हो, अगर आप ब्राह्मण हो, आपके अंदर खूबी है और वो खूबी आपके जाट या ब्राह्मण होने की वजह से है, तो आप अपनी जाति पे 100 बार प्राउड करो, अपने आप को प्रूव करो। लेकिन आपको ये हक नहीं मिल जाता कि ये जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर आप किसी को डिग्रेड करके चलोगे, या उसे ओछा मानोगे, या उसे छोटा मानोगे। वही बात सेम अप्लाई होती है उत्तराखंड और हरियाणा के ऊपर। उत्तराखंड अगर ये कहें कि HR
में हर आदमी बदतमीज है, फुकरा है, तो उन्हें अपनी इस धारणा से बाहर अपने आप को निकालना चाहिए। हरियाणा में तो इतने वाहियात गाने बड़े भी नहीं है। मैं तो दिल्ली के आपको गाने दिखा दूंगा, दिल्ली से हूं इस टाइप से करके। तो क्या अब सारी दिल्ली गंदी होगी? क्या सारा ही पंजाब गंदा हो गया? क्या सारा राजस्थान, क्या पूरा का पूरा यूपी गंदा हो गया? तो आप जब एक ब्रॉड थॉट और विजन के साथ अगर आप चलोगे, तब आप इन चीजों को समझ पाओगे कि आप एक लाठी से सबको नहीं आंक सकते। सरपंच साहब, ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल ये है कि हरियाणा छोटा सा है, आपको पता ही है, 3 करोड़ की जनसंख्या का स्टेट है ये। यहाँ पे 40 लाख के आसपास प्रवासी लोग रहते हैं, जिसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो प्रवासियों की माने तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, इसके बाद पंजाब है, राजस्थान है, बिहार है। तो 40 लाख लोग हरियाणा में रहते हैं। तो क्या हरियाणा का इन प्रवासी लोगों का जो यहाँ पे प्रवास है, क्या इसकी वजह से हरियाणा के लोगों का सामाजिक ताना बाना जो बना हुआ है, या यहाँ के इनकम के रिसोर्सेज है, या पॉलिटिकल उनका जो अधिकार है, उस पर कोई असर पड़ने वाला है? असर तो हर चीज का पड़ता है। गांव में वीसीआर आया करता तो उसका भी असर पड़ा करता। तो एक छोटा सा इक्विपमेंट तो था, गैजेट्स ही तो था, एक फिल्म देखने के लिए। हाँ, हर चीज का असर पड़ता है। और अगर एक बड़ी संख्या में कोई परदेसी लेबर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, या एम्प्लॉय के रूप में, या किसी और भूमिका में वो अगर आपके यहाँ आएगा, तो वो अपना प्रभाव, अपना असर छोड़ेगा, नो डाउट। ये प्रकृति का नियम, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते जी। लेकिन बात ये आती है कि आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसकी जरूरत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम अप्लाई होता है। आपको जरूरत है। मार्केट क्या कहती है कि उसको लेबर चाहिए। और जो बात आप कह रहे हो, ये तो आ गई केवल क्षेत्र के आधार पर, बिहार या मध्य प्रदेश या यूपी। इसको धर्म से और जोड़ो तो लोगों के मन में ये है कि रोहतक या अपना भाई हरियाणा में मुसलमानों ने आकर के बोला फेरी लगाने लगे, जो सारी नाई की दुकान इनकी होगी। रोहिंग्या जो बताते हैं, हाँ, कि बांग्लादेशी हेयर ड्रेसर जितने भी हैं रोहतक में, तो मैं जितने भी देखता हूँ सारे के सारे मुस्लिम हैं। वेल्डिंग का काम करने वाले मोस्टली मुस्लिम है। जेसीबी के ऑपरेटर मोस्टली मुस्लिम है। वुडन का भी काम जो करते हैं, लकड़ी का, कारपेंटर का, पत्थर का, मोल्डिंग का काम करते हैं, मोस्टली मुस्लिम है। मैं अभी ताजी एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे को लोहे की ग्रिल बनवानी थी, ग्रिल और ग्लेजिंग का काम था थोड़ा सा। और पिछले महीने, मतलब 1 महीना पहले की बात है, मैं कोई 10 के करीब लोगों से जाके, मैंने जो वेल्डिंग का काम करते हैं उनसे बात करी कि मेरा एक काम है, वो काम कर दो, काम है, काम कर दो। किसी ने हाई नहीं भरी। सबका ये कहना था कि जो काम पहले से कमिटेड है, जिस पे लगे हुए हैं, लेबर उसी पे फोकस है। 24-25 को कितने को ईद थी, सारे के सारे ईद मनाने के लिए घर चले गए थे। मार्केट में काम करने वाला आदमी नहीं है, खाली पड़ी थी, मार्केट खाली पड़ी थी। मैं 10 लोगों के पास गया हूं, किसी ने हाई नहीं भरी काम करने की। अब मेरे को काम करवाना है वेल्डिंग का, मेरे को ग्रिल और ग्लेजिंग लगवानी है, तो मैं किससे लगवाऊं? ये प्रैक्टिकल बात है। अब हो जाओ इमोशनल, मुसलमान से क्यों लगवाई, उससे क्यों करवाई? भाई एक बार बाल कटवाना बंद कर दो मुसलमाना पे, तो हमें पता लग जाएगा बाल काटने वाला नहीं है। आपके घर की कुंडी टूट गई तो उसका कुंडी लगाने वाला नहीं, कुंडी लगाने वाला नहीं है। आपको जरूरत है, वो वहां से 1000 किलोमीटर दूर से ट्रेवल करके यहाँ आता है। वो जिन कमरा में, छोटे छोटे कमरा में वे पड़े रहते हैं, वो क्या खाना खाते हैं? दिन में ऐसे देखे हैं कि कहीं बर्गर वाला दिख गया तो बर्गर बनवा के खा अपना फिर काम पर लग गए। ये छोटी सी टिफिन में 2 रोटी बनाकर लेके ना रहे थे, अपना काम करते रहे, घरों से इतने महीने तक दूर रहे, वो काम करने लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको इस बात से तकलीफ क्या है कि वो वहां से यहाँ आके काम करने लग रहा है? अगर आपको प्रवासी मजदूरों से दिक्कत है, तो वो प्रवासी मजदूर जब यहाँ के काम करने लग रहे हैं तब तो आपको उनसे दिक्कत है। लेकिन जब आपको उनसे धान लगवाने हैं,
जब आपको उनसे गेहूं कटवाने हैं, जब आपने उनसे तूड़ा डुलवाना है, उस दिन आपको उनसे तकलीफ क्यों नहीं होती? मेरे गांव में अगर आप चलोगे, अगर 30 से 40 मकान अभी बनने लग रहे हैं नए, ज्यादातर मकान एक दो को छोड़ के, एक गांव के जो पुराने हमारे जो अपने जो खाती बिरादरी के उनके उनमें एक दो है बुजुर्ग से जो काम कर रहे हैं आज तक, उनके बाद उन परिवारों में कोई ये काम करने वाला मिस्त्री है नहीं। उस तैनी काम करने वाले कोई बचे नहीं है। लकड़ी का काम करने वाले भी एक या दो हैं। बात ये आती है कि अगर हमारे गांव में मिस्त्री का और ये काम करने वाला कोई नहीं है तो इन 30 मकानों को कौन बनाएगा? उन 30 मकानों को बिहार से आके ही बनाएंगे। आपके यहाँ कोई कनाडा से तो आने से रहा, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया से जिस दिन आ जाएगा, रसिया से जिस दिन कोई आएगा, लड़की आ जाएगी या कोई और, तब तो आप बड़ा खुश होते हो कि विदेशी आए हैं। इनको देख करके आपको तकलीफ होती है। तो इस इनसिक्योरिटी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर कोई सी इनसिक्योरिटी किसी ना अगर में घुसा हुआ है या इनसिक्योरिटी ने किसी को घेर रखा है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप घर जब आते हो अपने शाम को, आपको अपने बच्चे के लिए मूंगफली लेके आनी है, आपको अपने बच्चे के लिए केले, बादाम या शेक या कुछ भी अगर लेकर आना, गन्ने का रस अगर आपको पीना है, या नारियल पानी, अभी गर्मी में सब नारियल पानी पी रहे होंगे, गन्ने का जूस भी पीते होंगे, गन्ने का रस पीते होंगे। जितने भी ठेले लगे हैं गन्ने के रस के, और ये मोस्टली मुस्लिम है, नारियल पानी का काम मोस्टली मुस्लिम करते हैं। और अब या तो आप पीना खाना सब कुछ बंद कर दो, या काम करना शुरू कर दो, या खुद काम करना शुरू कर दो, या फिर आपको इन शिकायतों से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर बात आती है कि उस महिला ने जिस बदसलूकी से उसके ऊपर हाथ उठाया और बिहारी और हरियाणवी वाली जो बात करी, ऐसी बदतमीज औरतों को मैं तो ये कहूंगा कि प्रशासन और पुलिस को भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कि आप किसी के ऊपर टिप्पणी रंग, क्षेत्र, जात और धर्म के आधार पे कैसे कर सकते हो? वो गलत है, और महिला होने का गलत फायदा न उठाया जाए। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, किसी बुजुर्ग ने वो बल्कि डाली भी थी, मेरे को बहुत पीड़ा हुई वो वीडियो देख के, कि कोई बुजुर्ग ड्राइवर अपना टेम्पो लेके जाने लग रहा था, किसी की गाड़ी से हल्की सी स्क्रैच लगी, वो महिला उसके साथ बदसलूकी कर रही है, उसके पंच मारने लग रही है बार बार, उसका गला पकड़ के उसको धक्के मार रही है। तो ये जो पेशेंस हमारी सोसाइटी में लोगों में खत्म होते जाने लग रहे हैं, ये भी इशारा करते हैं कि हमारी सोसाइटी में काम होने की जरूरत है। हमारे यहाँ लोगों में पेशेंस नहीं बचे हैं, लोग गुस्सैल ज्यादा हो गए हैं, लोग प्रतिक्रिया उखड़ बहुत जल्दी जाते हैं और दूसरे को छोटा मानते हैं और अपने आप को ही सर्वोपरि मानते हैं। इस भाव से, इस सोच से सबको बाहर आना पड़ेगा। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी की आत्मा को पीड़ा पहुंचाएं, किसी को तकलीफ पहुंचाएं, किसी के ऊपर हाथ उठाएं। मैं 10 साल से गाड़ी है मेरे पास, पता नहीं कितनी बार गाड़ी का बम्पर टूट लिया, कोई घिसड़ा गया, कोई, मैंने आज तक किसी को अपशब्द नहीं कहा। बस मेरी चिंता ये होती है कि किसी को चोट ना पहुंचे, हमारे को ना पहुंचे, अगले को ना पहुंचे, और अगर लगी और तो अपना यही कि इसको ठीक करा लेंगे, बात खत्म। रोड पर गाड़ी अगर लेकर के निकले हो तो उसमें स्क्रैच तो लगेंगे ही, और अगर आपकी गाड़ी के स्क्रैच 1 मिनट के लिए भाई साहब अगर नहीं भी लगी तो 10 साल बाद भी वो गाड़ी आपकी नहीं है। 10 साल बाद भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि जबरदस्ती उठवा के स्क्रैप में बेचेंगे, कटेगी ये। तो गाड़ी से इतना प्यार मत करो कि कोई इंसान दुश्मन लगने लग जाए। तो ये मेरा मानना है, ये मेरा विजन है। तो दोस्तों, आज हमने कई घटनाओं को मिला के जो सामाजिक सद्भाव के लिए बड़ा घातक साबित हो रहे हैं, समाज के लिए घातक साबित हो रहे हैं, हमारे स्टेट के लिए घातक साबित हो रहे हैं, देश के लिए घातक साबित हो रहे हैं, ऐसी कुछ घटनाओं को लेके मेरे को एक बात और याद आने लग रही है। चलो, हाँ, मेरे को एक बात और याद आ रही है। जिस भाई ने कहा था कि यहाँ के लोगों को बोलना, चलना, रहना, खाना पीना नहीं आता था, ऐसी मानसिकता के लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज पूरे इंडिया में
ओलंपिक गेमों को देख लो आप, सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल हरियाणा में आते हैं। और हरियाणा में भी शहरों में रहने वालों का नहीं आते, वो गांव से रहने वाले लोगों बच्चों के आते हैं। वो कितनी मेहनत करते हैं, वो कल्चर किसी ने उनको लाके नहीं दिया। वो कल्चर यहाँ कभी से वो मिट्टी के साथ खेले हैं, मिट्टी में से जुड़ करके रहे हैं। उनका खान पान पहले भी बहुत बेहतरीन था और उनका खान पान आज भी बहुत बेहतरीन है। और ऐसी भी बहुत सारी, हर संस्कृति में अच्छाइयाँ, खूबियाँ, कमियाँ होती हैं। तो और भी ऐसी बहुत सारी खूबियाँ यहाँ के कल्चर में और यहाँ जो रहने वाले कबीले कह लो, तो उनमें रही हैं कि मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए उसको ग्लोरीफाई करने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी छोटी बात, छोटी सोच के साथ अपनी कम से कम ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, सरपंच साहब ने सामाजिक सद्भाव और जो समाज में जिस तरीके के तरह से लोग कुंठाए पाल के एक दूसरे पे अपनी भड़ास निकालते हैं, जाति पे लेके जाते हैं, समाज पे लेके जाते हैं, रीजन पे लेके जाते हैं, उन सब बातों पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्कस किया और उनके समाधान के लिए भी कुछ बातें इन्होंने बताई है। तो आपको ये पॉडकास्ट जो है ये पूरा सुनना चाहिए और इसमें जो आपको अच्छी बातें लगे उनका अनुसरण करें, और जहाँ पे कोई कमी है, जो खामी है, उसके लिए भी आप कमेंट करके राय दे सकते हैं। सरपंच साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी। कितने मिनट का